अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज का हमारा पहला मौजू है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ मुमकिना गठजोड़। मुल्क में सियासी पारा एक मरतबा फिर हाई है। शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा कराची के दौरे पर हैं। आज बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ो, फरतुल्लाह बाबर, वकार मेहदी भी मौजूद थे, जबकि नून लीगी वफ़द में मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, ज़ुबैर अहमद, राना मशहूद और शाह मोहम्मद शाह भी शामिल थे। अपोजिशन की मुल्की हालात पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के तमाम आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। जनाब एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत को अवाम के लिए अजाब भी करार दे दिया। फरतुल्लाह बाबर साहब कहते हैं कि हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम दे रही है। APC की तारीख के ऐलान करने का वक्त आ गया है, ये कहना था नवीद कमर साहब का। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का भी हुक्म दिया और साथ ही ये भी कहा कि अभी नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रहे। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, जानते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको अवामी राय दिखाना चाहता हूँ जो वो नवाज शरीफ के वतन वापस आने के हवाले से रखते हैं। सबसे पहले इसे अंदर करें। जो वज़ीर सेहत है, इसने सारा कुछ रोज़ाना जाती थी, करती थी, देखती थी, रिपोर्टें देखती थी। इसके बाद इसके शौकत खानम से टीम आई है, उसे अंदर करें उन डॉक्टरों को। इलाज के लिए तो जाना चाहिए इंसान को, अगर इलाज के लिए कहीं भी जाता है उसे तो जाना चाहिए, ठीक है जी। और ये उसका हक है, अपना इलाज करवाना मेरा भी हक है, आपका भी हक है, और जो हक है वो मिलना चाहिए। हमारा है ना, ये है ना, चोर है, डाकू है, जो कुछ भी ये है, सब्र करें, इलाज करा के वापस आ जाएंगे। कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब नुकसान हो रहा है और बुला के नुकसान करना है। जो होना था हो गया। बिल्कुल वापस आना चाहिए। कानून से बाला दर कौन है? सभी कानून के इख्तियार में होना चाहिए और ये कानून ही नाफिज करने के लिए आते हैं लोग। अगर एक मुल्ज़म है, अगर वो बाहर जाता है, जब तक वो जज के सामने आएगा नहीं, अपना बताएगा नहीं कि वो अपना मौक़िफ़ बताएगा, तो फिर ही उसको बात जो गवर्नमेंट है या कोई जज वो बता सकता है ना कि ये एक चोर है कि नहीं है। तो ये चीज़ें जी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनने की जो है वो हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है और इस वक्त कराची के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आप इस सारे अमल को, इस सारी एक्टिविटी को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन जो होती है वो जाहिर है, जिसको आप अपोजिशन कहते हैं, वो हमेशा मुतहद होती है और वो जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर, खा वो पार्लियामेंट है, खा वो पार्लियामेंट से बाहर है, तो वो उसके लिए पब्लिक के लिए जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर अपनी आवाज उठाती है, वो जलसा करती है, जुलूस करती है। ये उनका आईनी जमहूरी हक है, सियासी हक है। लेकिन जो पिछले 2 साल हमने देखा है कि वो तो आप देख लीजिए कि हर रोज ये अलायंस भी बनाते हैं और कहते हैं जो 6 महीने पहले बनते, आपको याद होगा कि मौलाना साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि रातों रात इनकी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी और मौलाना साहब का इस्तिलाब और हम तमाम इकट्ठे हैं। तो सब लोगों ने देखा कि जो उसका एंड हुआ और अभी मौलाना साहब इनसे स्टैम्प पेपर और गारंटीज ले रहे हैं। एनीवे, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो होती है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट जीव होता है पाकिस्तान में पार्लियामेंट का, और वो मुतहद हो, वो इकट्ठी हो, उसमें हमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। उनके अगर वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो हुकूमत के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर, अपोजिशन के हुक्मरान बहुत सारे, उनके रहनुमाओं का ये भी कहना है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए हर आइनी इकदाम जो है वो उठाया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन तुल चुकी है और वो हर आइनी कदम उठाना चाह रही है। आप लोगों ने क्या ऐसा कर दिया उनके साथ कि अपोजिशन अब इस नहज तक आ गई है? ज़रा कुछ हमें बताएं, आवाम को बताएं ज़रा, क्या किया जी आपने? पहली बात तो ये है कि आइनी तौर पर उनको जो चीजें अवेलेबल है आईनी इजाजत देता है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगर वो कल तरीके में इत्मीनान लेकर आते हैं तो बिल्कुल हम उसका सामना करेंगे। अगर हम अपने नंबर पूरे नहीं कर सके तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, वो हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह अब बात रह गई कि अगर वो ये समझते हैं कि हम इस तरह कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी अमल करेंगे, उसकी कम से कम हुकूमत इजाजत नहीं देगी। और मुझे बस एक बात समझ नहीं आई कि ये दोनों वो मेन पार्टियां जिनके लीडरान आज मिल रहे थे,
2 साल पहले तक एक दूसरे को ये मुआशी दहशत गर्द भी कहते थे। आज वो बड़ा, वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि आज शहबाज शरीफ साहब घर गए हैं लाड़काना अब कराची में वो घसीटने के लिए। और मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था तो हमें तो यही बताया जाता था कि गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है और पता नहीं अली बाबा 40 चोर, पता नहीं क्या क्या ये कहते रहे। फिर मैं समझता हूँ कि ये लोग जो आज इकट्ठे हो रहे हैं ये अवाम के मफाद के लिए नहीं। अब इन सब को अपना ये डर है कि हमने हर तरह से प्रेशराइज करके देख लिया, हमने इमरान खान को ये कह के देख लिया कि जी आप ये एनआरओ दे दें, उसने वो भी नहीं दिया हम, और अब अल्टीमेटली हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इकट्ठे होकर दोबारा ब्लैक मनी करने की कोशिश करें। तो याद है प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कहा था हुकूमत बहुत छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसलिए, लेकिन ये दोनों पार्टियां मुझे अभी तक याद है इन्होंने COD साइन किया था, आपको भी याद होगा। जी जी बिल्कुल, कि जो भी हुकूमत आएगी अपना टेन्योर पूरा करेगी, यहाँ पे हुकूमतों को गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से रुखसत कर दिया जाता है, सिस्टम नहीं चलता। आज इनका COD कहाँ पे गया? आज इनकी वो जो सारी उसकी मतलब वजह क्या है? आज तुम्हारी बारी, कल तुम्हारी बारी, फिर मेरी बारी। अब इनको पता है कि आज लोगों ने 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ वोट दिया है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता नहीं पहले 2 मसाइल किस साल किसी भी हुकूमत के लिए और खास तौर पर ऐसी हुकूमत के लिए जो कभी भी हुकूमत में नहीं आई है, कभी भी उनका लीडर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं। अब इनको पता है कि अच्छा, अब बसरा साहब आपके इस कंट्रोल करने के चक्कर में ऑपोजिशन का कहना ये है कि ये यकतरफा एहतसाब का अमल है जो जारी है, नैब इन एक्शन है लेकिन नैब यकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहा है। आप केसेस उठा लीजिए जिन केसेस का वो रेफरेंसेस देते हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? नैब क्या यकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? ऑपोजिशन का ये कहना है। अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करूँ कि ये नैब का जो कानून है ये परवेज मुशर्रफ लेकर आया जी, उसके बाद आप देख लीजिए कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने टेन्योर कंप्लीट किए। उस वक्त तो ये नैब जो मर्जी इसमें तब्दीलियां कर लेते, जो मर्जी कवानीन चेंज कर लेते। मौजूदा चेयरमैन नैब इनके लगाए हुए हैं। 99.9% केसेस आज भी जो चल रहे हैं इन दोनों पार्टियों के बनाए हुए हैं। इसके बावजूद हमने कहा आइए बैठिए, हमें एक सख्त से सख्त कवानीन बनाने चाहिए, इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आनी चाहिए। लेकिन ये तो NRO मांग रहे हैं, ये कहते हैं कि नैब को बंद कर दें, ये कहते हैं कि ये 1 अरब की चोरी कोई चोरी नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये कहते हैं कि अक्सर सुनता हूँ डायलॉग, नैब न्याजी गठजोड़ है, ये विक्टिमाइज हो रहा है। अच्छा मेरे भाई, अदालतें मौजूद है ना, और जितनी अदालतें आज आजाद है शायद माजी में कभी भी आजाद नहीं थी। ये अगर समझते हैं कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है या हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो मुझे बताइए इनके लिए क्या अदालतें नहीं खुली? जाए वहां पर, एक तो अपने लिए जाके GIT डिमांड कर लें, अदालत को कहें कि जी ये एक तरफा हो रहा है, हमारे साथ GIT बना दें और उसको टेलीवाइज करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और दूसरी बात, अगर ये समझते हैं कि हुकूमत के लोग उनके खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद हैं और नैब जो है उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर रहा, उसका भी तरीका बड़ा आसान है। वो जो भी केसेस हैं वो सब के सब सबूतों के साथ ले जाएं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन किया है ताउल्ला तारड़ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तारड़ साहब, मामलात सियासी तौर पर काफ़ी गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं, कहीं कराची में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं। पहला सवाल मेरा इसी हवाले से है, क्या सर रिसेंट सिचुएशन है, कोई हमें इंसाइट दीजिए, कराची में क्या हो रहा है? देखिए, कराची के दौरे का जो मकसद था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का, वो मकसद ये था कि कराची की आवाम से इज़हार यकजहती, मुतासरा इलाकों का दौरा और रिलीफ के हवाले से जो पार्टी की तरफ से कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से वहां पे अपनी बात भी करना और पार्टी केडर्स को जो है वो मोटिवेट भी करना कि लोगों की जो है वो जितनी इसमें रिलीफ एफर्ट्स में जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया जा सके उतना ही बेहतर है। और शहबाज साहब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर एक बैकग्राउंड भी है और उन्होंने हमेशा जब भी कुदरती आफात आई हैं, जब भी मामलात गंभीर हुए हैं विद रिगार्ड टू रिलीफ टू द पब्लिक, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है इस मामले में। और ऑब्वियसली कराची का दौरा था तो सियासी मुलाकात भी उन्होंने की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और एक हाई पावर डेलीगेशन पीपल्स पार्टी का भी मौजूद था। तो आने वाले दिनों में जो ये मुलाकात एक्चुअली थोड़ा लेट इसलिए हुई कि जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात इस्लामाबाद में थी, उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मुलाकात का इरादा था
اور بلاول صاحب کراچی تھے تو ملاقات نہ ہو سکی. تو آنے والے دنوں میں جو APC کا ایجنڈا طے ہوگا اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کو بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ APC میں کیا کرنے جا رہے ہیں, پلان کیا ہے آپ کا, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس میں ریبر کمیٹی تمام چھوٹی پارٹیز کو بھی اور جوائنٹ اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی آن بورڈ کر کے تو اس حکومت سے جو چھٹکارا ہے اور اس حکومت نے جو ایک عام پاکستانی کا جینا اجیرن کیا ہے اور وہ مہنگائی کا ایک دورہ ہے, آپ آٹے کا سکینڈل دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, پیٹرول دیکھ لیں, ادویات دیکھ لیں, تو یہ تحریک ہوگی پاکستان کے ایک عام شہری کو ریلیف دینے کے لیے اور اس میں گریجول بلڈ اپ ہوگا. اس کی جو حکمت عملی ہے وہ obviously ریبر کمیٹی میں طے ہو جائے گی, مگر اس حکومت نے 2 سال کے اندر جو ایک پاکستان ترقی کی چارہ پر گامزن تھا, ہمارا گروتھ ریٹ GDP 5.3% تھا, وہ 68 سالوں میں پہلی دفعہ -0.4 پہ آیا ہے. مہنگائی آپ دیکھ لیں, ایئر آن ایئر انفلیشن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اپنے فگرز ہیں کہ وہ 9.3 سی اب 8.2 ہوئی ہے, بٹ یہ ڈبل فگرز میں جاتی رہی ہے. اور اسپیشلی کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی ہے جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں, اگر آپ رورل ایریاز میں دیکھیں وہ آج بھی 15% کے اوپر ہے. طاہر صاحب اس پہ تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں خزانے خالی ملے ہیں, قرضے ہم پہ بہت زیادہ تھے, انفلیشن آلریڈی بہت زیادہ پریویل کر رہی تھی, تو ہمیں اس کو کٹیل کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں؟ ہم نے بات یہ ہے کہ ہم گروتھ چھوڑ کے گئے 5.3% پہ, مہنگائی جو تھی وہ 4% تھی, 3% پہ پروجیکٹڈ تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ آپ دیکھ لیں, انڈسٹریل گروتھ آپ دیکھ لیں, سارے سیکٹرز جو ہیں وہ جو تھے وہ پروگریس کر رہے تھے. آپ باقی باتیں چھوڑ دیں, ہم نے جب 2013 میں حکومت انہیرٹ کی 10, 12, 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی کئی علاقوں میں. ہمیں اس بات کا کریڈٹ نہیں دیا جاتا کہ ہم نے 5 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف نے جو لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھے وہ دور کیے. اس کا مجھے بتائیے نا اکانومی پہ کتنا امپیکٹ ہوا. لوڈ شیڈنگ 0 ہو گئی, 12,000 میگا واٹ 5 سالوں میں اور 16,000 میگا واٹ 72 سالوں میں. تو یہ کمپیرزن آپ کے سامنے ہے, کھلا کمپیرزن ہے. اب ہم نے قرضے لیے 5 سال میں 10,000 ارب, ہم نے 18,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی, ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے, ہم نے PKLI جیسے ہسپتال بنائے, ہم نے بے شمار کام کیا. انہوں نے 14,000 ارب تک قرضہ ان کا تقریباً پہنچ گیا ہے. 14,000 ارب کا 2 سالوں کے اندر ہماری جتنے کام تھے ترقیاتی, ہماری جتنی کاوش تھی اس ملک کے لیے, اس کا اگر 2% بھی کیا ہو تو یہ درست فرما رہے ہیں اور میں غلط ہوں. مگر بات یہ ہے کہ پرفارمنس ہے نہیں. طاہر صاحب اس پہ گورنمنٹ کے بہت سارے ریبٹلز ہیں, بہت سارے ان کے کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں اس کے اوپر. اس کی ڈیٹیل میں ہم تفصیل میں کبھی پھر بات کریں گے. ابھی میں سیاسی گٹھ جوڑ کی جانب بڑھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا نون لیگ کی قیادت اس وقت پاکستان میں کون سنبھال رہا ہے؟ شہباز شریف سنبھال رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ سنبھال رہی ہیں, کون سنبھال رہا ہے؟ شہباز شریف موجود ہیں کراچی میں اور وہاں پہ بڑی اہم ملاقاتیں جاری ہیں, مریم نواز صاحبہ موجود نہیں ہیں. یہاں مریم نواز صاحبہ جب ایکٹیو ہوتی ہیں تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب نظر نہیں آتے. نیا والا معاملہ آپ کے سامنے ہے, کچھ ذرا اس پہ ہمیں کلیئرٹی دیجیے گا ذرا میڈیا کو کہ کیا اس وقت معاملات چل رہے ہیں, کون لیڈ کر رہا ہے؟ مطلب پارٹی میں کسی قسم کا کوئی نہ کلیش ہے نہ کوئی تنازع ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ابھی ایک سینئر اینکر پرسن سے ملاقات ہوئی اور پارٹی میں تو یہ بات ہوتی ہے, اور انہوں نے اس اینکر پرسن سے بھی یہی بات کی کہ میرے چچا ہیں, میرے لیے وہ میرے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, جو پارٹی مجھے رول اسائن کرے گی وہ میں اپنا کردار ادا کرتی رہوں گی. مگر یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی دفعہ لوگوں کی ڈفرنٹ اپروچز ہوتی ہیں, ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, نقطۂ نظر ہوتا ہے جس میں لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں. اب وہ تو جمہوریت کا حسن ہے جہاں پہ آپ کی ڈفرنس آف اوپینین ہو, میرا بھی اگر کسی بات پہ اختلاف رائے ہو تو میں بڑی کھل کے پارٹی کے اندر وہ بات کرتا ہوں. مگر یہ کہنا کہ جی وہ کوئی ڈفرنس اس طرح کا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ پارٹی میں تنازع ہے, پارٹی میں کوئی آپس میں رفٹ ہے, تو ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. طاہر صاحب یہ بتائیں, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ عدالت کا حکم ہے کہ حاضر ہو نواز شریف صاحب 10 ستمبر سے پہلے, آ رہے ہیں واپس؟ جی دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب 1 گھنٹہ بھی اضافی وہاں نہیں رکنا چاہتے, نہ ان کی خواہش تھی, اور جب وہ گئے تھے تو یہ بات کر کے گئے تھے کہ میں 1 گھنٹہ بھی وہاں نہیں رکنا چاہتا, بشرطے یہ کہ ان کی صحت بہتر ہو جائے. ہم نے جو لاہور ہائی سر اب تو حکم ہے عدالت کا,
अब अदालत का हुक्म है। जी देखिए, जो अदालत का हुक्म है उस हवाले से हमने अदालत को बाकायदा उनकी मेडिकल कंडीशन से भी आगाह किया, और हम अगली पेशी पे जो भी लीगल स्ट्रेटजी बनेगी वो अगले एक दो दिनों में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अदालत अगर रिपोर्ट से डिससैटिस्फैक्शन का इजहार करती है तो सर व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आवाम जानना चाह रही है। देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से हम ऑलरेडी एक अंडरटेकिंग दे चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदगी से उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा होती रही हैं, और सीआरपीसी का कानून बड़ा क्लियर है, उसका सेक्शन 423 कि मुल्जिम खुद या वकील के जरिए अपनी अपील को आर्ग्यू कर सकता है। तो हमने अभी मेरिट पे भी बहस करनी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो सबसे पहले है, सियासी मामलात जो है वो बाद में है। तो इस पे लीगल स्ट्रेटजी हमारी बन रही है, उस पे बातचीत लीगल स्ट्रेटजी इस पे बन रही है। हमारी ख्वाहिश है कि जी वो जल्द सेहतयाब हों, वापस आएँ अपने लोगों के दरमियान, कारकुनों के दरमियान। बहुत शुक्रिया। मौजूद थे अताउल्लाह तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। तरक्याती बजट में 5 अरब का इजाफा किया गया। ये भी कहा कि कोरोना के बायस हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत की तवज्जो इंसानी तरक्की, तालीम और मईशत की बेहतरी पर है। इंतजामी और मुआशी अमूर में शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। उधर पंजाब हुकूमत के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CM ऑफिस के सिक्योरिटी अखराजात की कीमत में 85% कमी भी की है। आज के प्रोग्राम में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और वो कितनी मुमासलत रखते हैं इस आज की उनकी स्टेटमेंट से, इस कॉन्वर्सेशन से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट साबिर शाकिर साहब। जाने बढ़ता हूँ। साबिर साहब, ये बताइएगा इस सारी कारकर्दगी को 2 साल की जो आज पेश की गई, CM साहब ने आज मीडिया टॉक की, आप कैसे देखते हैं सर? कारकर्दगी ये तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की नज़र से देखेंगे तो इंतहाई बुरी कारकर्दगी है। हुकूमत की नज़र से देखेंगे तो आज आपने देखा है उस्मान बुज़दार साहब। आपकी नज़र क्या है सर? हम आपकी नज़र से देखना चाह रहे हैं। माइनस प्लस दोनों होते हैं जी, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक, इमरान खान साहब का एक अपना है वो स्टाइल है गवर्नेंस करने का, और वही हमें पंजाब में नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि कोई सड़कें, पुल, तामीरात, उस तरह की चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आएंगी, और उसकी रीज़न ये है कि डेवलपमेंट फंड जो है वो ख़राब तर मुआशी सूरत हाल की वजह से वो रोका हुआ है। ये PTI की गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो दीगर काम है वो करें, और इनका है अगर आप इसको कंपेयर करें KPK गवर्नमेंट का के साथ, तो KPK गवर्नमेंट में भी इन्होंने जो एक माइक्रो लेवल पे जाके पुलिस में रिफॉर्म्स कर ली, महकमा माल का चेंज कर दिया, पटवारी कल्चर तब्दील कर दिया, और इस तरीके से हेल्थ कार्ड शुरू कर दिए। तो यही चीज़ें वो पंजाब में कर रहे हैं जो कि नज़र नहीं आ रही, और जो नज़र चीज़ें नहीं आती उसका ज़ाहिर है फिर एक इम्पैक्ट ज़रा थोड़ा सा देर से आता है, और ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा साबिर साहब कि जो पंजाब है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा वफाक पे बड़ा असर रखती है। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको लीड कर रही है, उसने वफाक पे कैसा असर डाला? ये आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें मेरा ख्याल है कि चीज़ें सामने आ जाएंगी, और अगर पंजाब में कोई अच्छे काम होंगे तो उनको वोट दोबारा मिल जाएगा, अगर अच्छे काम नहीं होंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है सर, लोग बहुत सीखपा हैं, बहुत ज़्यादा। इसकी इस पे आपको क्या लगता है, फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का स्पेशली? निचली सतह तक लोगों तक वो नहीं फराहम कर पा रहे इकोनॉमिक रिलीफ? बिल्कुल, देखें इकोनॉमिक रिलीफ तो ये चीज़ें कंट्रोल करने का, कीमतें कंट्रोल करने का जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी है, और अगर आटा महंगा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको मेंटेन रखें कीमतों को। चीनी अगर महंगी हो रही है तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बिल्कुल जिम्मेदारी है, और इनको पूरा करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ये आई थिंक ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लेवल का काम है कि चीज़ों को, कीमतों को एक मुकर्ररा जो है हद है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चीनी भी महंगी हुई है, आटा भी महंगा हुआ है, और बिला ज़रूरत महंगा हुए हैं, और ये मामलात कोर्टों में भी, अदालतों में भी चल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया जी साबिर शाकिर साहब, हमें ज्वाइन करने का सीनियर जर्नलिस्ट। अभी हमें ज्वाइन किया है उमर तनवीर भट्ट साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तनवीर भट्ट साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने 2 साला परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह किया लोगों को, सीएम साहब आए, उन्होंने मीडिया टॉक की। ये बताइए कि जो उन्होंने कहा अवामी राय उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने इकनॉमिक रिलीफ की बात की, माली मुश्किलात को, चैलेंजेस को किस तरह उन्होंने डील किया, इस हवाले से उन्होंने बात की। जो ग्राउंड रियलिटी है जब हम आम बंदे के पास जा रहे हैं, वो सिर्फ इस वक्त एक चीज़ से परेशान है, वो है महंगाई। आपकी इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। मैं आपने जो बात की बिल्कुल उसकी मैं तायीद करता हूँ। देखिए, आम आदमी के लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या आती है? उसका खाना, उसको शेल्टर मिले, उसको अच्छा खाना मिले, ये उसकी बेसिक नीड्स है। महंगाई इस वक्त एक ऐसा जिन है जिसके ऊपर हम काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया, और जिसको हम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक भी होगा। लेकिन हमें आने वाले दिन कब हैं भट्ट साहब? आने वाले दिन कब हैं सर? 2 साल गुजर गए। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन, मुझे आप मौका दे दे, मैं पूरा को एक्सप्लेन करके देता हूं। जी प्लीज। गुजारिश ये है, हमें पहले मुहर्रकात देखने चाहिए कि किसी भी काम के होने के मुहर्रकात क्या है। आज इस मुल्क के अंदर अगर महंगाई है तो उसकी बेसिक वजह क्या थी? देखें, पिछली हुकूमतों ने किया क्या कि अपनी पब्लिक परसेप्शन को बेहतर रखने के लिए उन्होंने फोर्ज्ड नंबर्स लोगों के सामने रखे। उन्होंने मार्केट के अंदर लोन लेके पैसा पंप इन करके डॉलर रेट को काबू रख के मुल्क में इंपोर्ट करवाते रहे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। जो कि जिसकी मिसाल इसी तरह है कि आपने अपने घर में, आपका छत टपक रहा हो, आपने अपने घर में कालीन डालने के लिए हमसाये से पैसे लेके जो है उसमें कालीन डालते रहे। तो इस सूरत हाल को जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उसके पास 2 सोल्यूशन थे। एक तो ये था कि चुप करके कर्जा लेते रहते और उसी सिस्टम को जो पीछे छोड़ के गए थे उसी को अडॉप्ट करते और आगे चलाते रहते, सब लोग खुश रहते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती, चीजें उसी तरह चलती रहती। हम भी उनको चोर कहते, वो हमें चोर कहते। कता कलामी माफ अभी अवाम ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं जाती तौर पे आपकी इस बात से सहमत हूँ। मेरी गुजारिश सुनिए सर, सवाल मेरा ये है कि इन गिमिक्स को, इन टेक्निकलिटीज को आम शख्स नहीं जानता ना मानता। वो ये कहता है कि जब वो दौर था मियां नवाज शरीफ का या पिछले थे, हमें रोटी इतने की मिलती थी, हमें बिजली इतने की मिलती थी, हमें पेट्रोल इतने का मिलता था। हमारा सिलसिला यूं चलता था। आपकी मैं बिल्कुल उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही आपकी बात? चले मेरा ये सवाल आप ले लीजिए। मैं पब्लिक के अंदर रहता हूँ, मैं पब्लिक के अंदर रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के सारे सवालात जो है अभी तक पब्लिक तक उसका इसलिए नहीं जा सका। किसी भी लीडर को हमेशा मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, हमने मुश्किल फैसले किए हैं। आज आप देखें डॉलर 170 पे जाके वापस स्टेबल होना शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट एशिया की बेस्ट और दुनिया की 4 बेहतरीन में आ गई है। दुनिया इस वक्त जापान आपसे इंपोर्ट करने के लिए मछली, आम और दीगर अजनास जो है उनको इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। वेंटिलेटर्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखे ना सर, आम बंदा ये कह रहा है कि आपने पेट्रोल की प्राइस रोक दी बढ़ाने से, लेकिन आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी, 87 पैसे 86 पैसे आपने कीमत बढ़ा दी। बिजली की कीमत बढ़ा दी तो उसके साथ साथ ये भी देखें कि पेट्रोल की कीमतों को इस दफा हमने ना बढ़ा के 17 अरब रुपए का जो बोझ सरपीन पे आना था वो नहीं डलने दिया। तो सर बिजली तो बढ़ा दी ना, वो उसको यहाँ से नहीं वहां से रिलीफ आप दे दें। आपने एक जगह की जगह दूसरी जगह जो है वो आपने बढ़ा दी कीमतें। ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं ना सर्कमस्टेंशियल होते हैं। आपने मौके और हालात, आज पेट्रोल जो है वो $50 फी बैरल की क्रॉस कर रहा है हद को। हमने तो नहीं उसका बोझ अभी डाला अवाम के ऊपर, लेकिन अगर ये इसी तरह बढ़ता रहेगा तो एट दी एंड आपने इंटरनेशनल उसके साथ चलना है। जो भी इंटरनेशनल $50 फी बैरल से जब नीचे था तो आपने सस्ता कितना किया था? जब डॉलर नीचे था, जब पेट्रोल जब नीचे था, जब पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $50 फी बैरल से कम थी, तब आपने कितना सस्ता किया था पेट्रोल? उसके बाद हमने उसको 75 पे भी लेके आए थे, जिस वावेला के बाद वो 100 पे गया, उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। माय पॉइंट इज कि हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलीफ हमारा सबसे पहला
ایمان سمجھ لے اس وقت، موٹیو بھی نہیں ہے، ایمان ریلیف ہے کہ دینا ہم نے سر، عوام کدھر ہے کو ریلیف؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، ریلیف کدھر ہے؟ قیمت آپ نے مشکل روک وقت دی ہے نا، پیٹرول، مشکل وقت میں اچھا چلیں پہلے میں مان اپنی لیتا ہوں جی اکانومی مشکل کو وقت ہے، بہتر میں آپ کی بات سے سہمت آپ ہوں اپنی جی اکانومی کو بہتر کرنے کے بعد ہی پبلک کو ریلیف میں دیں گے نا آپ کہ کی بات سے اکانومی کو سہمت بہتر ہوں کہ مشکل وقت ہے، آپ ایک ٹائم یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرضے لے کے دیتے رہیں؟ آپ ٹائم کتنا بتا قرضہ دیں، اس آپ وقت ٹائم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ آپ ٹائم دیجئے کہ جی اس ٹائم تک 1 سال 2 سال آج 6 ماہ میں کتنا آپ وقت کے لگے؟ پروگرام کے اوپر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، جی جی۔ یہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں جو ڈز پڑی اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ہم پیچھے گئے، ادروائز یہ سال جو تھا وہ بڑا بہتر سالوں میں شمار ہوتا۔ میں اب آپ کو ایک فگر دینے لگا، ٹائم دے دیں ہمیں کہ جی 1 سال دے دیں، 2 دے دیں، 1 ٹینیور دے دیں، 2 ٹینیور دے دیں، عوام کو ایک ٹائم دے دیں، اس ٹینیور کو چھوڑ دیں، ٹینیور تو بہت دور کی بات ہے جی، ٹینیور بہت دور کی بات ہے، اس وقت تک ہو جائیں گی یہ میں آپ کے شو کے اوپر میری اس بات کو ریکارڈ کر لیں، آنے والے وقت میں کہیں دوبارہ میرا اور آپ کا اور عوام کا سامنا ہوگا، مجھے اگلے جون کا جو بجٹ ہے وہ اس بجٹ سے کہیں بڑا اور بہت بہتر ہوگا، یہ آپ نے، اور اس میں عوام کے لیے ریلیف جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر ہوگا۔ میں اس کی ایگزیکٹ فگر آج آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو اس بجٹ کا اور اگلے بجٹ کا کمپیریزن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ میں آپ کو اپنی سگنیچر سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس نوٹ رکھیے گا، ہم پروگرام میں بات کریں گے سر 1 سال بعد، اگلے جون میں، میں نے کہا اگلے جون میں 1 سال بعد ہم اس پہ بات ضرور کریں گے، آپ کی سٹیٹمنٹ کو ہم پلے بھی کریں گے جی، بالکل کریں گے، بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی چیز بتائیے گا کہ عثمان بزار صاحب نے آج جب ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکس میں بڑا ریلیف دیا ہے، کون سا ریلیف ہے ذرا اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا، لوگوں کو آگاہ کیجیے گا۔ بجٹ میں ہم نے ایک نیا ٹیکس نہیں لگایا، اس کو آپ ٹیکس ریلیف نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اچھا آپ نیا ٹیکس نہ لگانا ہے ریلیف، جو آلریڈی چل رہے ہیں ٹیکس اس میں کوئی کمی بیشی کی جانب کوئی اچھا میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، آپ نے آئی ایم ایف کو لونز بھی واپس کرنے ہیں، ہاں جی، آپ نے ورلڈ بینک کو قرضے بھی واپس کرنے ہیں، آپ نے اورنج ٹرین لائن جیسے منصوبوں کے پیسے ان کو واپس کرنے ہیں، آپ نے آلریڈی جو ملک قرضوں میں دبا ہوا ہے وہ کون پے کرے گا؟ مجھے اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے $10 ارب کا جی، تو وہ پیسہ کون واپس کرے گا؟ ایٹ دی اینڈ ہم نے کرنا ہے نا واپس، عوام نے کرنا ہے، گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ عوام کے ذریعے آپ بنتی ہے۔ عوام سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں، عوام جو سیلریڈ کلاس ہے وہ پستی جا رہی ہے، جو ٹیکس نیٹ ہے آپ کا، جو ٹیکس نیٹ ہے سر وہ آپ کا بڑھ نہیں رہا، وہ آپ کا ٹیکس نیٹ معذرت کے ساتھ نہیں بڑھ رہا۔ یہ مجھے بتائیے جولائی کا مہینے میں کتنا ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن رہی ہے، اس کے بعد اگر 8-9 لاکھ لوگ ٹیکس فائلر ہیں پورے پاکستان میں، تو آپ نے کتنا فائلر انکریمنٹ کیا؟ چلے میں اس کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، ہم نے کیمپینز دیکھی، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ ٹیکس نیٹ میں انکریز سر بڑی سطح پر کوئی نہیں ہے، 19-20 18-20 15-20 کا فرق میں ایگری کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی میسو چینج نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے یہ وعدے کیے لوگوں سے، اور ملٹیپل ٹائمز وعدے کیے کہ ہم احتساب کریں گے اور ہم ٹیکس کلیکشن کریں گے اور اس کی رائٹ یوٹیلائزیشن ہوگی، وہ کہاں ہے سر؟ تو کتنی اریسٹ ہو چکی ہیں، اور ریکارڈ نیب نے 470 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے سر یہ ایک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، آج کی سٹیٹمنٹ ہے۔ میں تو یہ 470 ارب روپے کی ریکوری کہاں سے ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے؟ کا سب ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، نیب کیا کر رہی ہے، جہانگیر پارٹی ترین کیا کر صاحب رہی کے ہے؟ خلاف دیکھیں، پارٹی پہلے تو ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، ان کا جتنا جرم نکلے گا اس کے مطابق سزا ہوگی۔ تو آئیں گے تو وہ تو باہر ہیں، باہر دیکھیں نا، جو بندہ یہاں سے باہر گیا ہوا ہے، اس طرح تو نواز شریف صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں، ان کو بھی واپس لانے کے لیے جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے اتنی اس سے زیادہ ایفرٹ کی جائے گی اگر جہانگیر ترین صاحب کہیں پر ڈیوٹی نظر آئیں گے، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی بھی نظر آئے گا۔ آج سے پہلے اس ملک کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی ایک ادنا ورکر کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکے کسی پارٹی کے۔ آج پاکستان کی تھینکس ٹو عمران خان سوال اٹھا رہی ہے، انگلی اٹھا رہی ہے، اور اس سوال کے جواب میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، اور اس سوال کے جواب میں تحقیقات ہو کے پتہ چل رہا ہے کہ کون چور ہے کون نہیں ہے۔ آج سے پہلے کون سی پبلک رپورٹس جو ہے وہ پبلک کی گئی ہیں؟ یہ کوئی بھی انکوائری رپورٹس کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ آج کے دور میں آج کا پاکستان بدلتا ہوا پاکستان ہے، جس میں لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں، آج سب ان کو اس کے جواب بھی مل رہے ہیں۔
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे उमर तनवीर भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इससे पहले हमें ज्वाइन किया था साबिर शाकिर साहब ने। आपने इन दोनों मेहमानों की राय जानी। पंजाब हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 7 यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया इन 2 सालों के अंदर, और हमें बहुत सारे इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना था। उन इकनॉमिक चैलेंजेस से हम निपटे। फ्री बजट जो है वो हमने पेश किया, जिसमें टैक्स फ्री बजट हमने दिया। हक़ाइक़ आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने, अवामी राय आपने इससे पहले सुनी, जानी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।